दिन की शुरुआत होती है इस खबर के साथ कि ज़िंदगी बचाने के लिए अस्पताल में जयपुर के जो लोग भर्ती थे आईसीयू में, वो उसी आईसीयू में किन्हीं और वजहों से मर गए या लापरवाही में मार दिए गए। फिर खबर आती है कि ड्रोन के ज़रिए चोरी के इल्ज़ाम में एक महादलित व्यक्ति की उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पीट कर हत्या कर दी गई। दिन और परवान चढ़ता है तो खबर आती है कि एक वकील ने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई के ऊपर जूता उछालने की और कोशिश की और फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। और जब दिन शाम की तरफ बढ़ता है तब बिहार से चुनाव की खबर आ जाती है। चुनाव की 2 फेज की तारीखों का ऐलान, और 14 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार ने अब किसके हवाले की है अपनी सियासी किस्मत। इन सब खबरों को आप एक इंसान के तौर पर देखते हैं, फिर बदलते मौसम पर रुख डालते हैं और इस बात की फिक्र करते हैं कि कहीं इस बदलते मौसम में किसी को खांसी तो नहीं आ रही। पर क्या आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं जब आप खबर पढ़ते हैं कि इस देश में कई जगह कफ सिरप पीने की वजह से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। आज बड़ी खबर में इन तमाम खबरों पर तो बात करेंगे ही, इस पर भी बात करेंगे कि ये जो जहर हमें दिया जा रहा है दवाओं के नाम पर, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, एजेंसी क्या कर रही है। देश की नरेंद्र मोदी सरकार, जिसके अधीन स्वास्थ्य मंत्रालय आता है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि देश में जो भी दवाएं बिकें वो मानकों का पालन करते हुए बिकें। अलग अलग एजेंसीज हैं इसकी जांच के लिए, जो सब की सब निकम्मी साबित हो रही हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात सुनिए, दवाएं जहर हैं, डॉक्टर हत्यारे और सरकारें बच्चों की लाशों की गिनती भर करने को जैसे बैठी हैं। इन बात में कम से कम एक बात तो सच है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है और बात सिर्फ इन 2 राज्यों की नहीं है। खतरा हर जगह मंडरा रहा है। सवालों के घेरे में है खांसी वाला सिरप और इसे बनाने वाली कंपनी, और कंपनी के पीछे बैठा पूरा सिस्टम। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई 1 या 2 बार का हादसा हो। आज के शो में इस पर विस्तार से बात की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत पर अब तक क्या पता चला, क्या एक्शन हुआ, हर बार की शिकायतों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा होने और तमाम नियम कानूनों के बाद भी मौत का ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा। क्या अंधे मुनाफे की हवस के आगे हमारे बच्चों की ज़िंदगी कुछ भी नहीं। सिरप का सैंपल फेल होने के बाद भी कैसे मिल गई बिक्री की मंजूरी। कौन छिपा रहा है दवा कंपनियों का गंदा खेल और कौन दे रहा है इन्हें पॉलिटिकल पनाह। ये सिस्टम का फेल्योर है या पूरा सिस्टम ही फेल है। इन सवालों के जवाब तलाशेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत के दवा सेक्टर पर इन सब खबरों का क्या असर पड़ सकता है। और उसके बाद बिहार में 6 और 11 नवंबर को होने वाले चुनाव और 14 नवंबर की गिनती पर जो रिएक्शंस आ रही हैं उस पर बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। बड़ी खबर में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 फेज में वोट पड़ेंगे और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर। यह है बिहार विधानसभा का पूरा टाइम टेबल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव की तैयारियों पर बात रखी। इसके अलावा आयोग के नए ऐप ECI नेट के बारे में भी बताया। ये सिंगल विंडो ऐप बताया जा रहा है, मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप्स भी इसे कहा जा रहा है। इसके जरिए चुनाव से जुड़ी सभी अहम प्रोसेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। CC ने और क्या कहा, सुनते हैं। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज़ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें।
सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में ज़रूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले खबरें थी कि राजनीतिक दल मतदान के चरणों की संख्या घटाने बढ़ाने को लेकर अपील कर रहे थे। मसलन सत्तारूढ़ एनडीए और उसमें भी भाजपा और जेडीयू चाहते थे कि बिहार में अब एक ही फेज में पूरा चुनाव हो जाए, जबकि विपक्ष ज्यादा फेजेस की मांग कर रहा था। दोनों पक्षों ने जोर देकर कहा, एक बात पर दोनों पक्ष एकमत थे और इसी के लिए जोर दिया कि चुनाव 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले छठ पर्व के तुरंत बाद करा दिए जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रवासी हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं और नौकरी के सिलसिले में दूसरे देश या दूसरे प्रदेश में हैं, वो इस महापर्व पर अपने घर जरूर आते हैं। बिहार में 2005 से नजर डालें तो पहली बार 2 चरण में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2005 में 4 फेज में हुए, 2010 में 6 फेज में, 2015 में 5 फेज में और 2020 में 3 फेज में चुनाव हुए थे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद बिहार में इस दफा हो रही वोटिंग में 7 करोड़ 43 लाख के लगभग मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफ़ी दूर तक लगाए जाने के निर्देश थे, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी काफ़ी असहूलियत होती थी। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के संग ज़मीनी स्तर पर EROs की मीटिंग हुई, DMs की मीटिंग हुई, CEOs की मीटिंग हुई, उनसे मिले सुझावों के अनुरूप, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने बूथ्स लगा सकता है। ये बात सच है कि अब बिहार के जो चुनाव हैं उनकी फेजेस कम होते होते 2 हो गई। इसके कई कारण हैं। मतदाताओं की जागरूकता, CAPF की अवेलेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का असेसमेंट और चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी। ये सारे फैक्टर्स देखते हुए 2 फेज में चुनाव कराना उचित भी लगा और ये भी लगा कि इससे चुनाव कराने में भी सबको सरलता होगी। बिहार में चुनाव की घोषणा होने पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आयोग की आलोचना की। एक्स पर लिखा, इतना बेशरम चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। जिस आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद थी उसने आज हर भ्रम तोड़ दिया। बीजेपी मुख्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी ने बस पढ़ दिया। प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से भी आई। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग ने इंतजार किया धनराशि पहुंचने का खातों में 10,000 रुपए और उसके बाद ऐलान किया। सब आपको उनके ट्वीट के या सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। प्रतिक्रिया बीजेपी और आरजेडी के नेताओं की भी आई, एक एक करके सुनते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट है। देखो, हम लोग जमीन पे काम करते हैं और बिहार की जनता ने एनडीए का काम देखा है। आप बिहार की सड़कों पे जाइए, बिहार के पुलों को देखिए, बिहार में वंदे भारत को देखिए। आज ही मेरे क्षेत्र पटना में मेट्रो शुरू हो गई, सस्ती बिजली मिलती है, पेंशन मिल रहा है, बहनों बेटियों को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। बिहार की जनता तय कर चुकी है, नीतीश जी बनेंगे मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार आएगी और सारे सर्वे वही बता रहे हैं। और हम लोग जमीन पर काम करते हैं तो जनता ने काम देखा है और आरजेडी के राज का खौफ, अपहरण, लूट। जब अपहरण का फैसला मुख्यमंत्री के घर से होता था, रकम का फैसला, सब लोगों को याद है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी न बने। ये महत्वपूर्ण है और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से भी कहा है,
अन्य चुनाव आयुक्तों से भी कहा, ये जो नफरत की जुबान बोली जाती है उसके लिए आपको बहुत ही अपने प्रोविजंस का इस्तेमाल करना होगा। कोई कितनों बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ हो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में जहर बो करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश करे, इस प्रक्रिया पर, इस परिपाटी पर विराम लगना चाहिए। नया चुनाव नया आंकड़ा, पर पिछला चुनाव कब हुआ था? कोविड-19 की महामारी के बीच। कुल मतदान 60% के करीब था। इन चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 75 सीटें जीतकर। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था। एनडीए गठबंधन ने 117 सीटें इन दोनों को मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। जेडीयू का प्रदर्शन अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा था और पार्टी को सिर्फ 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। पिछले चुनाव में आरजेडी की साझेदार कांग्रेस को 19 सीटें हासिल हुई थी। पूरी टैली आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब बिहार से इतर दूसरे राज्यों की बात करते हैं। 7 और राज्य हैं जहां की 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का भी आज ऐलान हुआ है। इसमें जम्मू कश्मीर की नगरोटा और बडगाम, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारन और मिजोरम की डंपा सीट और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट भी शामिल हैं। इन पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही आएंगे। आपने रिएक्शंस जाने, आपने चुनावी तारीखें जानी। एक और ऐलान है, ललन टॉप की सीरीज चल रही है हम बिहार के लोग, बिहार के अलग अलग वर्ग के मतदाताओं की कहानी। ये सीरीज आप जरूर देखिए और इससे आपको पता चलेगा कि नारों और दावों से और वायरल विजुअल से अलग असल बिहार कैसा है। चुनाव है, ललन टॉप की टीमें नए सिरे से रवाना होंगी, लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज करेंगे, जमघट के नाम से चुनावी कवरेज करेंगे और आपको बताएंगे बिहार के मतदाता और बिहार के नेता, उनके क्या दावे हैं और क्या है हकीकत। ये ऑनलाइन व्यवस्था जो है, डिजिटल इंडिया, अच्छे हैं लेकिन परेशानी बढ़ गई। अब ऑफलाइन करना है और ऑनलाइन करना है। जब तक हम ऑफलाइन नहीं करेंगे ऑनलाइन होगा नहीं। सरकार का कहना है कि ऑफलाइन नहीं करना है, कैसे नहीं करेंगे? हम अकेले जब तक हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे हम डेटा कैसे डालेंगे? फील्ड में जाकर के हमको आपने देखा है कि हमको टीका भी लगाना है, काउंसलिंग भी करना है, तरह तरह के नखड़े लेना है लोगों का, बहुत सारी मतलब दिक्कतें भी आती है, तो सब ले करके करते हुए न करना है। लास्ट में ना हम डाटा लोड करेंगे, पहले तो हम वो देखेंगे ना। इस बड़ी खबर के बाद अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे कफ सिरप की। कल्पना करिए, राजधानी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक कस्बा है। वहां एक 3 साल का बच्चा बीमार पड़ता है, हल्का बुखार, खांसी और जुकाम। मम्मी पापा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाएं लिखता है और एक सिरप भी। हर कोई यही सोचता है कि दवाई लेने से आराम होगा और बच्चा ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। रात में सिरप पीकर सोया बच्चा सुबह जागता नहीं, उसकी जान जा चुकी है। ये किसी फिल्म या उपन्यास का प्लॉट नहीं, विशुद्ध हकीकत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में 16 बच्चों की जान जा चुकी है। सबके पेट में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप का जहर घुला था। राजस्थान में भी 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। चिंताएं इतनी बढ़ी कि 5 अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी। हेल्थ सेक्रेटरी पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने राज्यों से कहा, खराब क्वालिटी के सिरप को रोको, बच्चों की जान बचाओ। मीटिंग में साफ शब्दों में आदेश दिया गया, जो कोई भी कफ सिरप बनाने में कोताही बरतेगा उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। लेकिन सवाल जस का तस है, क्या अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय सोया हुआ था? कितने लाइसेंस कैंसिल हुए, कितने औचक छापे पड़े, कितनी फार्मा कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई? और राज्यों के जिम्मेदार लोग क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे कि और बच्चों की मौत की खबरें आए तब एक्शन लिया जाए? विस्तार से समझते हैं पूरा मामला, पर पहले बात उन परिवारों की जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। सबकी शिकायतों में एक बात कॉमन कि सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत तेजी से खराब हुई और तमाम इलाज के बाद भी बचाया नहीं जा सका। सुनिए उसैद के घर वालों को, जो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। सर, हम तो यही सोच रहे थे कि उसको नॉर्मली फीवर आया है, इस वजह से हमने इलाज करवाया। अब ऐसा क्या मालूम था कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। उसको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। 13 सितंबर जी। और आपको कब मालूम हुआ कि ये जो कफ सिरप है, यही कफ सिरप जिम्मेदार है? ये आपको कब मालूम हुआ? फिर सारी जांच टीमों में जांच करी, उसके बाद हमको बताया कि कफ सिरप से दिक्कत है, ये जहर है, हानिकारक है बच्चों के लिए। उसैद के पिता यासीन बताते हैं कि उन्होंने अपने 4 साल के बेटे का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में कराया। हालात नहीं सुधरे तो नागपुर के अस्पताल ले गए। इलाज के लिए अपना ऑटो बेच दिया, जो कुछ बचत थी वो भी खत्म हो गई। अब उनके पास कुछ नहीं है।
इन सबके बीच जिस सिरप पर सवाल उठ रहे हैं वो है कोल्ड्रिफ। तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल इसे बनाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा, सिरप बनाने वालों के खिलाफ जांच की मांग की। इसके बाद तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल विभाग ने जांच की, कफ सिरप में मिलावट की पुष्टि हुई। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड्रिफ सिरप के बैच SR13 को मिलावटी घोषित किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो जहरीला केमिकल है और सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। इसका एक परिचय ये भी है कि एक सस्ता स्वीटनर होता है, सार्बिट्रॉल की जगह इसको डाला जाता है। दवा कंपनियां इसका यूज करके पैसे बचाती हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पोस्ट आया, लिखा इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। पर सवाल MP सरकार पर भी उठ रहे हैं। क्या सवाल कि जब 2 सितंबर को पहली मौत की खबर आई तब छिंदवाड़ा प्रशासन कुछ और ही बातें कर रहा था, मच्छर के इन्फेक्शन से लेकर पानी के खराब होने तक हर तरह की बातें, लेकिन सिरप का जिक्र नहीं। जो जांच तमिलनाडु के ड्रग्स डिपार्टमेंट ने 1 दिन में कर ली, उसके लिए मध्य प्रदेश में 10 दिन इंतजार होता रहा। बीच में ऐसे बयान आए जो सिरप को क्लीन चिट दे रहे थे। छिंदवाड़ा में अपने बच्चे को खोने वाले एक शख्स ने इसीलिए ये सवाल पूछे हैं कि आखिरकार कैसे कोई जहरीली दवाई बाजार में बिक रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ये सब पता क्यों नहीं लगा पा रही? तमिलनाडु की सरकार ने 1 दिन में पता लगा लिया। क्या MP की सरकार ये जांच नहीं करती कि उसकी नाक के नीचे कौन दवाइयों के नाम पर बच्चों को मारने का सिरप बेच रहा है? छिंदवाड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की मुस्तैदी का मजमून अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी आनंद मोहन की रिपोर्ट में मिलता है। रिपोर्ट बताती है कि छिंदवाड़ा में एक के बाद एक बच्चों की जान जा रही थी और स्वास्थ्य विभाग को खबर ही नहीं थी। 2 सितंबर को 4 साल के शिवम की मौत हुई, फिर 5 सितंबर को 3 साल की विधि की जान गई, 7 सितंबर को अदनान, 13 को सैद, 16 सितंबर को श्रेया की मौत। इनमें से कई बच्चों को इलाज के लिए नागपुर भेजा गया। जब 18 सितंबर को 4 साल के एक और बच्चे हितांशा की मौत की खबर आई, तब नागपुर जिला प्रशासन की तरफ से मैसेज आया कि बच्चों की मौत किडनी फेल की वजह से हो रही है। बाद में छिंदवाड़ा जिला अस्पताल ने भी ये बात मानी। मीडिया को दिए बयान में अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ पवन नंदुरकर ने कहा, ज्यादातर बच्चों की मौत किडनी इंजरी से हुई। बच्चों की रीनल बायोप्सी जांच के बाद पता चला कि किस तरह के जहरीले पदार्थ के कारण उनकी किडनी को नुकसान पहुंचा और किडनी ने काम करना बंद किया। ज्यादातर बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री में कफ सिरप दिए जाने की बात सामने आई थी। इसी तरह राजस्थान सरकार को भी अपनी पहले की बात से पल्ला झाड़ना पड़ा। राजस्थान से अब तक 3 बच्चों की मौत की खबर आ चुकी है। भरतपुर, झुंझुनू और चूरू जिले से। भरतपुर जो बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गृह जिला है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था, दवाई की हमने जांच की, उसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं पाया गया जो जानलेवा हो। इस दवाई की वजह से कोई मौत नहीं हुई। मामले की जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब कमेटी बनाई है तो मंत्री ने खुद से क्लीन चिट कैसे दे दी? इसके बाद 4 अक्टूबर को राजस्थान सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को सस्पेंड कर दिया। केसन फार्मा की 19 दवाइयों पर बैन लगा दिया। इन्हीं दवाइयों में वो कफ सिरप भी शामिल है, जिसके कथित सेवन के बाद बच्चों की मौत हुई। ये सिरप मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना के तहत दिया गया था। यानी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर बीजेपी नेता भजन लाल शर्मा का, मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, साथ में ऐलान कि हम आपको मुफ्त में दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन दवाइयों के नाम पे जो सिरप बट रहा है, कहा जा रहा है उससे मौत हो रही है। राजस्थान से एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर आई। इंडिया टुडे से जुड़े शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सिरप से बच्चों की मौत कही जा रही, पिछले 5 साल में उसके 900 से ज्यादा सैंपल फेल हो चुके हैं। भीलवाड़ा, सीकर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, हर जगह कई बार इसका नाम ब्लैकलिस्ट में डाला गया, लेकिन जुगाड़ और रिश्वत प्रधान देश में बार बार एंट्री मिलती रही। टेंडर की व्यवस्था हुई राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए, जिसने सरकारी लैब रिपोर्ट्स पर प्राइवेट लैब रिपोर्ट्स को तरजीह दी। जब एक लैब ने फेल किया तो दूसरे ने पास किया। अधिकारियों की मिलीभगत से हर बार कॉन्ट्रैक्ट पास। यानी ये सिर्फ लापरवाही नहीं, हमारे और आपके बच्चों को जहर बांटने की पूरी भ्रष्ट व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के शिखर पर बैठे हैं भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री। और चूंकि 5 साल से ये खेल चल रहा है, इसलिए अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि जब बार बार सैंपल फेल हो रहे थे तब क्या हुआ। अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस ये कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि अब हम सत्ता में नहीं है, तो जो सत्ता में है उनकी जवाबदेही और भी ज्यादा है। इन सब के बीच राजस्थान सरकार ने एक और कदम उठाया, उन सभी सिरप को बैन कर दिया जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन होता है। तो अब जरा इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसे लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं। इन पॉइंटर्स पर नजर डालिए। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड का इस्तेमाल अक्सर कोल्ड सिरप में किया जाता है। ये ब्रेन सेल को मैसेज भेजकर खांसी को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर सूखी खांसी के समय से प्रिस्क्राइब किया जाता है। 2007 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। कहा था कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को देने से उन्हें तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं, बच्चों की मौत भी हो सकती है।
बाद में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह चेतावनी 4 साल के बच्चों के लिए भी जारी की थी। चेतावनियां और भी आई। साल 2022 में भारत में बने कफ सिरप पीने से गाम्बिया, ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, यहाँ 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। टेस्ट में पता चला था कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल मौजूद था। ये जहरीला पदार्थ किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, नतीजा मौत। साल 2022 में ही उज्बेकिस्तान और कैमरून में भी ऐसी ही खबरें आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोटिस लिया। पहले भारत ने कहा कि हमारी दवाइयों में सब ठीक है, लेकिन बात फिर मुकदमेबाजी तक पहुंची। विदेशों में भारतीय कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए गए। भारत से ही भी खबरें आई। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी इत्यादि से एक्शन भी हुआ। पहला बड़ा कदम जून 2023 में, एक्सपोर्ट से पहले सरकारी लैब में टेस्टिंग जरूरी। टेस्टिंग के बाद अप्रैल 2025 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। क्लोरफेनमाइन और फिनिलेफ्लिराइन, ये वाला कॉम्बिनेशन 4 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बैन कर दिया गया और लेबलिंग मैंडेटरी की गई कि बच्चों को ना दीजिए। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में खुला खेल चलता रहा। और ये खुला खेल क्यों? क्योंकि कैसे भी करके सारी बात मुनाफा कमाने पर आ जाती, भले ही वो पैसे बच्चों के खून से सने हों। होता यह है कि जेनरिक कफ सिरप की लागत 8 से 10 रुपये होती है। रिटेलर को 25 से 30 रुपये में बेचते हैं और फिर वो बेचते हैं 50 से 60 रुपये में, यानी कि अच्छा खासा मार्जिन। इसलिए सार्बिट्रॉल की जगह ग्लाइकॉल डाला जा रहा है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। अब सरकार नींद से जाग रही है क्या? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे, परिवारों के पास जिन्होंने बच्चे गंवाए। भावुक हुए, मामले की तह तक जाने की बात कही ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो। ये भी कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। कुछ एक्शन भी लिया जो चर्चा में है। डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। एक और खेल चल रहा है जिसके आरोप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने लगाए कि छिंदवाड़ा में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर प्रवीण सोनी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक डॉक्टर को अरेस्ट करना जिसने अपने फर्ज निभाया एक मेडिसिन रखने में, वो किस तरफ और किस हद तक वो जवाबदार है, सवाल ये है। जब हम दवाई लिखते हैं, हम ये उम्मीद के साथ लिखते हैं कि दवाई प्योर है, जेन्युइन है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स, और जब ये दवाई दी जाती है और उससे किसकी मौत होती है तो इसमें डॉक्टर की क्या जवाबदारी है? दवाई में मिलावट है, दवाई प्रॉपरली नहीं दी, डोज में नहीं दी गई है, या वॉट एवर हैज हैपेंड, वो हद तक डॉक्टर जवाबदार नहीं है। इसीलिए प्रशासन, ड्रग कंट्रोलर और मैन्युफैक्चरर जो दवाई बनाने वाला था उसकी जवाबदारी है। और गवर्नमेंट को हम चाहते हैं गवर्नमेंट इस गहराई में जाए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाए और जो भी दोषित पाया गया है उसे सजा दी जाए। डॉक्टर प्रवीण का कहना है कि उनका काम फॉर्मूला देखना नहीं है, वो तो सिर्फ दवाई प्रिस्क्राइब करते हो। अगर दवाई में जहर है तो कोई डॉक्टर क्या कर लेगा? बात यह है कि डॉक्टर को पकड़ना आसान है, ठीक उसी तरह जैसे प्लेन हादसे का जिम्मेदार जान गंवा चुके पायलट्स को बता दिया जाए। असल दोषी हर बार बच जाते हैं। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, सिरप बनाने वालों पर एक्शन कब होगा? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोडाउन सील हो चुके हैं, कंपनी के प्रोडक्शन को रोक दिया गया, लाइसेंस कैंसिल करने की बात हो रही है, लेकिन इस नेक्सस का क्या फार्मा लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता? पॉलिटिकल फंडिंग का क्या रोल है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत पूरी दुनिया में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दवा के क्षेत्र में भारत की रेपुटेशन धीमे धीमे बनी और ये फलता फूलता सेक्टर है। ऐसे में किन सुधारों और कदमों की जरूरत है, समझते हैं एक्सपर्ट से। कि भैया ऐसे चीज के अंदर जो अभी लॉ है वो कहता है कि अगर प्रूव किया जाए कि आपने जानबूझकर गलत गुणवत्ता की दवाई बनाई है, आपको मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और 2 लाख की फाइन है। ऐसे होता नहीं है। इस बुक में कई बारी बड़े जजमेंट मैंने दिए हैं, कभी कोई नहीं जाता जेल, कोई नहीं जाता जेल। बट क्योंकि लॉ है, एक इंडस्ट्री की मांग थी कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। तो जो प्रपोज किया था 2022 का अमेंडमेंट ने ना, इंडस्ट्री को करने के लिए उन्होंने उसको डिक्रिमिनलाइज करने की बात कही है। अब मुझे बताइए, अगर आपने किसी लड़ाई करके किसी को छुरा भोग दिया, IPC लागू होता है कि नहीं होता आपके ऊपर? कोई जानबूझ के ऐसी दवाई बना रहा है जो आपकी हानिकारक है, जिसके आपकी जान जा सकती है, क्यों ना लागू हो भैया IPC आपके ऊपर? क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए ना, IPC के अंडर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए उस चीज़ की। तो इस लॉ में क्या किया उन्होंने, घुमा फिरा के ऐसे कर दिया कि भैया अगर आप गलत इसकी दवाई बनाओ, गुणवत्ता की दवाई बनाओगे, आप पे क्रिमिनल नहीं मिलेगा, आप फाइन भर के निकल जाओगे। ये जो चीज़ें हैं ना, ये ठीक नहीं लगती। ये थी आज की दूसरी बड़ी खबर। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। अब सुर्खियों की बारी। बात सुप्रीम कोर्ट की। एक वकील ने CGI BR गवई पर हमले की कोशिश की। घटना के वक्त CGI की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि वकील राकेश किशोर ने CGI की तरफ जूता फेंका। इंडिया टुडे के एक चश्मदीद वकील ने
इंडिया टुडे को बताया कि वकील राकेश किशोर ने सीजीआई गवाही की तरफ कोई चीज फेंकी जो कि जस्टिस विनोद चंद्रन को लगते लगते बची। इसके बाद वकील ने जस्टिस चंद्रन से माफी मांगी और बोला उसका निशाना चीफ जस्टिस था। तभी सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया, कोर्ट से बाहर ले गया। बाहर निकलते वक्त राकेश किशोर को ये कहते सुना गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। आरोपी वकील राकेश किशोर की उम्र 71 साल बताई गई। दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले राकेश किशोर का सुप्रीम कोर्ट बार में रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ था। मामले की जांच चल रही है, वजह तलाशी जा रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी सीजीआई की भगवान विष्णु को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज था। भगवान विष्णु वाला हालिया विवाद मध्य प्रदेश के खजुराहो का था, जहां भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची सिरकटी मूर्ति की मरम्मत करने के लिए याचिका लगाई गई। 16 सितंबर को सीजीआई गवाही ने याचिका खारिज की और बोले जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। सीजीआई के इस बयान पर सोशल मीडिया पर खूब हल्ला कटा। हालांकि सीजीआई ने बाद में साफ किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और मकसद किसी धर्म को आहत करना नहीं था। पूरे मामले को विस्तार समझने के लिए आप 17 सितंबर का ललन टॉप शो देख सकते हैं। वापस लौटते हैं आज के घटनाक्रम पर। जूता फेंके जाने के दौरान सीजीआई शांत रहे, वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा और बोले इन सब से परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं हूँ, इन चीज़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सीजीआई आरोपी वकील पर कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते। लंच ब्रेक के वक्त सीजीआई गवाही ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग की। सुरक्षा इंतजाम को लेकर चर्चा भी हुई। वकीलों के संगठन ने सीजीआई पर हमले की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कोर्ट से घटना पर स्वतः संज्ञान लेने और आरोपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की। सीजीआई पर हमले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। विपक्ष ने घटना की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में आज भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश शर्मनाक और घृणा से भरी है। जीत न्याय और तर्क की हो, धमकी की नहीं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लिखा कि यह विचलित करने वाली घटना संघ परिवार की फैलाई गई नफरत का आईना है। इसे व्यक्तिगत हरकत कहकर खारिज करना बढ़ती असहिष्णुता के माहौल को नजरअंदाज करना है। सीजीआई की तरफ जूता उछाले जाने की घटना आई तो लोग अतीत में जाने लगे। मसलन साल 2008 जब इराकी पत्रकार मुंतजर अल जायदी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की तरफ जूता फेंका था। वजह इराक युद्ध पर बुश की नीतियां। भारत की बात करें तो साल 2009 में पत्रकार जर्नैल सिंह ने उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम की तरफ जूता फेंका था। वजह बताया गया 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट मिलना। इसी साल 2009 में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी पर भी उनकी पार्टी के पूर्व सदस्य पावस अग्रवाल ने जूता फेंका था। वजह बताया गया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी। 2012 में गुजरात हाईकोर्ट में एक ही दिन 2 अलग अलग मामलों में याचिकाकर्ताओं ने जजेस की तरफ जूता फेंका। वजह कोर्ट के कामकाज से हताशा। फरवरी 2025 में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिला कोर्ट में सरदार चमकोर्थी ने अतिरिक्त जिला जज पर भी कोर्ट रूम में जूता फेंका था। वजह ऑन ड्यूटी पुलिस वालों पर चाकू से हमला करने के कारण उम्र कैद की सजा मिलना, जिसे सुनने के बाद फिर हमला कर दिया। इस तरह की घटनाएं और भी है, लेकिन ये हमले कहीं से भी न्याय संगत नहीं। आपकी किसी से भी सहमति असहमति हो सकती है। कानून आपको इस तरह की क्राइम करने की इजाजत नहीं देता। सीजीआई गवाही ने शांत रहकर बिना रिएक्ट किए गरिमा दिखाई, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल वकीलों पर भी खड़े होते हैं। जीवन भर कानून पढ़ने वाले, मानने और बरतने वाले वकील एक वर्ग के तौर पर बहुत अलर्ट और कानून की बारीकियों को सबसे बेहतर तरीके से समझने वाले। ऐसे में उनके बीच से किसी ऐसे व्यक्ति की घटना पूरे न्याय प्रणाली और उसके पहरेदारों पर सवाल खड़े करती है। अगली सुर्खी, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई। सोनम की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो ने हेबियस कॉर्पस याचिका लगाई, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। इसके तहत कोर्ट सुनिश्चित करता है कोई व्यक्ति बिना वैलिड कारण के जेल में न रखा जाए। वांगचुक की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल बोले, सोनम वांगचुक को जिन कारणों से हिरासत में लिया गया है उसकी कॉपी परिवार को नहीं सौंपी गई। उन्होंने सोनम की पत्नी से मिलने की अनुमति, दवाइयों, कपड़े जैसी जरूरी चीजें देने की मांग की। केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, हिरासत में लिए जाने के आधारों की कॉपी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दी जा चुकी है। उनके भाई से इंटरकॉम पर बात भी हुई है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने की। बेंच ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस में गीतांजलि की याचिका पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने वांगचुक की हिरासत के ग्राउंड्स की कॉपी उनकी पत्नी को न दिए जाने पर भी सवाल उठाए। अब 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। याद दिला दें, लेह में 24 सितंबर को हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा घायल। केंद्र ने सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार माना। 26 सितंबर को उनको NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया गया, जहां वो बीते 10 दिन से बंद है। अब राजस्थान से ही जुड़ी एक और सुर्खी, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ICU में आग लगने से अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अक्टूबर की देर रात आग लगी। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह है।
हादसे के वक्त आईसीयू में 11 मरीज थे। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जिस तरह से ये हादसा हुआ उसकी तह तक जाने के लिए हमने पुलिस आयुक्त जयपुर को कहा है कि इसकी पूरी गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसमें एफएसएल और फायर डिपार्टमेंट की मदद के साथ तीनों मिलकर इसमें घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो। जैसे ही धुआं फैला तो तुरंत वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने सबको सूचित करके, क्योंकि यह है न्यूरोसर्जरी का आईसीयू था जहाँ पर आईसीयू 1 जिसमें 11 पेशेंट थे, उनको तुरंत ही दूसरे वार्ड में और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के दौरान धुआं काफ़ी हो गया था और आग की लपटें भी थे, इसलिए शिफ्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी सारे कांच तोड़कर और 15-20 मिनट के अंदर ही जो फायर ब्रिगेड की टीम भी वहाँ आ गई थी, पुलिस प्रशासन भी वहाँ आ गया था और समस्त चिकित्सालय का स्टाफ भी वहाँ पर मरीजों को बचाने के लिए वहाँ आ गया था। जानकारी आई कि आग लगते ही पूरा वार्ड धुएं से भर गया, अंदर जाने का रास्ता नहीं था। ऐसे में बिल्डिंग की दूसरी साइड से कांच तोड़कर पानी की बौछार मारी गई। आग पर काबू पाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा। इस बीच आईसीयू में भर्ती मरीजों के घर वालों ने आरोप लगाए, बोले आग लगने से पहले ही धुआं निकलना शुरू हो चुका था। स्टाफ को बताया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब प्लास्टिक की ट्यूब पिघलकर गिरने लगी तब वार्ड बॉय वहां से भाग निकला। मांगेंगे हम जब भी तो कोई आएगा, बातचीत करे, क्या बात है, क्या है, कैसे है, कुछ पूछताछ तो हो, कुछ कोई तो आए सामने। डेड बॉडी का तो आता पता ही नहीं है, डेड बॉडी का आता पता ही नहीं है उनको। अब हमको इंसाफ तो चाहिए ना, हमको हमारी माँ गई है, किसी का भाई गया है, त्योहार का टाइम है, दुनिया को घर में दिए जलेंगे, हमारे बुझ गए। जानकारी ये भी आई कि हादसे के बाद अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, राजनीति की एंट्री हुई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सरकार को घेरा। सीएम को फोन लगाया है, लिखवा दिया उनके यहाँ पर, बात करना हम चाहते हैं, हम इसी काम में लगे हुए हैं। हमें बहुत दुख इस बात का है कि जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। ये जो परिवार वाले बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमारी जो बॉडी है, लाश, वो कहाँ है पता नहीं उसका। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह, हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये 4 शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो। भजन लाल शर्मा सरकार ने निष्पक्ष जांच की बात कही, पीड़ितों की हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा भी किया, लेकिन अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है। अगली सुर्खी, यूपी के रायबरेली में 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी। आरोप घरों में ड्रोन से चोरी का। पुलिस के मुताबिक हरिओम रायबरेली के ऊंचाहार में अपनी ससुराल जा रहे थे। रास्ते में भीड़ ने घेर लिया, लाठियों और बेल्ट से पीटा, उनकी हालत बिगड़ गई और कुछ देर बाद मौत हो गई। 2 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक के पास उनका शव मिला। मृतक के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का नाम लेते हुए सुने जा रहे हैं। मृतक के पिता गंगादीन ने एफआईआर दर्ज कराई। वीडियो के जरिए पहचान हुई, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। ऊंचाहार के कोतवाल संजय कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला सामने आने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने पीड़ित हरिओम के परिवार से फोन पर बात की। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद भी हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय परिवार से मिलने पहुंचे और पार्टी के समर्थन का आश्वासन दिया। ये तो जैसा उन्होंने कहा कि बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया, उसके बाद कहा उनके पिताजी बोल रहे हैं बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया, और उसके बाद कहा नहीं हम बाबा वाले लोग हैं, और मारने लगे, और बेल्ट से मारा और लाठियों से मारा, मार डाला। अगर आपको जान से मार डाला, अगर आपको लगता है कि वो दलित व्यक्ति जो वहां पर है, या उसको लगता है कि नहीं वो किसी चोरी की नीयत है या कुछ भी है, तो आप उसको पुलिस को हाथे दे दो, आप हत्या कर दोगे। अब जब राहुल गांधी जी का नाम बताया उसके बाद आप कहते हो बाबा वाले हम हैं, इससे साबित होता है कि ये पूरी सरकार जंगल राज की चल रही है और ये केवल और केवल बाबा बढ़ावा दे रहे हैं, हत्या करा रहे हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।